Hello everyone, welcome to Gate Academy. So we were discussing our 500 best objective questions on basic electrical engineering, है ना? तो उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने ये जो हमारा एक 30 सेट ऑफ क्वेश्चंस को लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ तक कि हम लोग ने चीज़ों को सॉल्व कर लिया था। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है, आप किसी भी जेई एग्जाम दे रहे हैं, एई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक्स आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? बेसिक्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में हमेशा ही, ठीक है? तो क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं, क्या पैटर्न है, अभी नए पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी चीजें मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना? कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिंपल रहते हैं, बट वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? जनरली मोस्टली वही सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हुए रहते हैं, ठीक? तो वैसे क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा समय ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ कहना चाहिए स्टैटिक वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है। सभी चीजें यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई है। और कंटिन्यू करते हैं हमारी अपनी सीरीज को, है ना? 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। बट एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को जो गेट एकेडमी की ऐप में जो डिफरेंट कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, उनके बारे में एक बार मैं आपको ब्रीफली जल्दी से चीज़ों को बता दूं, ठीक है? तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एई या जेई एग्जाम की, तो गेट एकेडमी के पास एक बहुत ही हमारा फ्लैगशिप और हमारा बेस्ट सेलर जो कोर्स है हमारा, ये है ऑल स्टेट एई जेई कोर्स, ठीक है ना? तो किसी भी स्टेट का एई एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एग्जाम, या आप कोई पीएसयूज वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एनएसपीसीएल, पीजीसीआईएल, है ना? डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह के एग्जाम के निकलते रहते हैं नोटिफिकेशन, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसके अंदर आपको 777 रुपीज के प्राइस के अंदर आपका जो कंप्लीट एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, इस कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर आपका जो टेक्निकल का पार्ट आता है, ये भी है टेक्निकल। अब ये टेक्निकल वाले एस्पेक्ट के अंदर, टेक्निकल के अंदर जो आपकी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछने वाली चीजें, वो तो यहाँ पे इंक्लूडेड है ही, साथ ही साथ आपके एई एग्जाम में पूछे जाने वाले जैसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। भाई जैसे कि बताना चाहूंगा आपको कि सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है? सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक, सब चीजें यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक? ये आफ्टर दैट आपका टेक्निकल, देन आपका नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक वाले भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, नॉन टेक में भी पूरा कंप्लीट आपका कवरेज रहेगा। हिस्ट्री, सॉरी, मैं आपको बेसिक से बोलूँ तो आपका मैथ्स रहेगा, मैथ्स एप्टीट्यूड, ठीक है? आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग हो गया आपका। देन आपका जीके वाला पार्ट हो गया, स्टैटिक जीके भी हो गया। और जो आपका जीके के अंदर जो आप कहना चाहोगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर, सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। इवन हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये हमारे कंप्लीट कवरेज है इसके अंदर। और ये आपको 777 रुपीज़ के नॉमिनल से प्राइस के हैं, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। और वेरियस ऑफर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, है ना? जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा जो कहना चाहिए गणेश चतुर्थी का ऑफर था, ठीक है? वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। तो रेगुलरली आप विजिट करते रहिए ऐप को, वेबसाइट को। डिफरेंट ऑफर्स यहाँ पे रहते हैं, आप उनको जा करके, अगर आपको ऑफर के टाइम में अवेल करना है तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। बट 777 रुपीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही मिनिमम सी प्राइस है, आप इसमें ज़रूर अफोर्ड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2025 का हो, या अगर अपना जो 26 वाला जो एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। हमारा जो एसएससी का कोर्स है, ये भी 777 रुपीज़ के प्राइस के अंदर हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। अब जैसा कि एसएससी के एग्जाम का पैटर्न है कि यहाँ पे आपका टेक्निकल एग्जाम तो आपका रहेगा ही, टेक्निकल वो भी सीबीटी 1 का, ठीक? देन आफ्टर दैट आपका सीबीटी 2 में भी पूछे जाने वाला जो टेक्निकल है, वो भी यहाँ पे आपका कंप्लीट कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है, वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब इस नॉन टेक वाले पार्ट में आपका चीजें क्या इंक्लूड होने वाली है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट इंक्लूड होने वाला है, जनरल साइंस वाला पार्ट इंक्लूड होने वाला है, जीके वाला पार्ट इंक्लूड होने वाला है, देन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है? तो जो आपकी एग्जाम सिलेबस, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीजें आपको जरूरत है, वो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी हमारी एसएससी जेई के कोर्स में, ठीक है? देन
आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें, अगर आप आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही हाई टाइम है कि आप आपके पास एक अच्छा कोर्स होना चाहिए जिसके हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके। बिकॉज आरआरबी जेई का जो एग्जाम है, ये इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। पैटर्न कुछ इस तरीके से डिफरेंट है कि आपका जो सीबीटी 1 होने वाला है, ये सीबीटी 1 जो है आपका, ये आपका प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। और नॉन टेक्निकल एग्जाम होने की वजह से जो बहुत सारे टेक्निकल के स्टूडेंट रहते हैं जिनका टेक्निकल काफी स्ट्रांग रहता है बट नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक रहता है, वो होता क्या है, यहाँ पे जब सीपीटी 1 का एग्जाम होता है हमारा, वहाँ पे कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आता है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक। तो अगर आपको अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है ना, तो आप हमारा जो एक कहना चाहिए कि ओनली सीबीटी 1 का जो हमारा कोर्स है, दैट इज एट अ प्राइस ऑफ 499 रुपीज, तो वो आप इसको एनरोल कर सकते हैं इसमें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नॉन टेक वाले पार्ट का आपको यहाँ पे कंप्लीट एज पर योर सिलेबस आपको चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई। देन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नॉन टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप कई एस्पिरेंट्स रहते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत दिन तक टेक्निकल में ट्राई किए, नहीं हुआ, नॉन टेक्निकल एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर दैट आपको आरआरबी जेई मिलता है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं सीबीटी 1 बहुत इजीली क्लियर कर लूंगा, मैं फंसूंगा सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में आपका कैसा आता है, सीबीटी 2 में जो एग्जाम पैटर्न है वो है आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक वाला पार्ट आता है। तो हम आपको यहाँ पे ओनली सीबीटी 2 वाला अगर पार्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल जो आपका पार्ट है कंप्लीट आपको यहाँ पे कोर्स कवरेज प्रोवाइड करेंगे। और ये भी मात्र 499 रुपीज के प्राइस ना, फॉर वैलिडिटी ऑफ 365। ठीक है। और ये अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, एक नए एस्पिरेंट है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास कंप्लीट प्रिपरेशन का हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। इसके अंदर आपका सीबीटी 1 में पूछे जाने वाला नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो सीबीटी 2 में पूछे जाने वाला टेक्निकल पार्ट प्लस जो नॉन टेक्निकल पार्ट है जो ऑलरेडी सीबीटी 1 में इंक्लूडेड रहता है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी 977 के प्राइस में। ठीक है। और आरआरबी जेई का जो कोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। गेट अकेडमी की वेबसाइट और गेट अकेडमी की ऐप पे जाकर के आप वहाँ से हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये फ्यू कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं गेट अकेडमी की ऐप में। आप वहाँ पे जाकर के आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको ज़रूर एक कोर्स मिल जाएगा, है ना। तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई एग्जाम और आप उस जेई एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपके लिए। बिकॉज पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आपको एग्जाम देने जाए, ना केवल अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं, साथ ही साथ अगर आप आरआरबी के एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आरआरबी के तो आप पीवाईक्यूज करेंगे, है ना। लास्ट 2 साल अभी 2 बार ही हुए हैं, बट जो एसएससी जेई के जो पीवाईक्यूज है ये आपके लिए ज्यादा और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे आरआरबी एग्जाम में, या किसी भी जेई एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू करना तो मैंडेटरी है। टेक्निकल वाले पार्ट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गेट एकेडमी ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर ई बुक्स इन द फॉर्म पीवाईक्यू इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, जो कि अपने आप में एक वन ऑफ अ काइंड सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज की बुक है। और ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 2007 से लेकर 2024 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इसको एट ए प्राइस ऑफ 222 रुपीज के अंदर, है ना। प्लस एक नॉर्मल सी जीएसटी आपको पे करनी होगी। तो चाहे आप कोई से भी ई बुक की बात करें, ये चीजें ना केवल इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए भी ये हमारे पास अवेलेबल है, ये पीवाईक्यू। ठीक है। तो हमारी ऐप में वेबसाइट पे जाकर के आप हमारे पीवाईक्यूज को बाय कर सकते हैं। और ये पीवाईक्यूज अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, तो ना केवल आपको टेक्निकल, इसके साथ आपको नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका सीबीटी 1 जो है वो आपका ना केवल क्वालिफाइंग है बट ऑल्सो मेरिट में भी वो इंक्लूड होता है और मार्क्स इक्वल वेटेज रखता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, आपको पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीबीटी 1 ना केवल क्वालिफाई करें, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, है ना। तो वो अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, जब आप अपने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला और जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है उसको भी काफी तरीके से सॉल्व करें।
तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो क्या रहता है, लगभग एक ही टाइप का पैटर्न है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन आपके रिपीट होते आते हैं। सीबीटी 1 में जो जितने हमारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट है 2010 से लेके 2024 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट शिफ्ट में, डिफरेंट स्ट्रीम के एग्जाम में, सभी चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई है। एरर फ्री, बहुत ज्यादा एरर फ्री हमारा ये आप ले सकते हैं जीएसटी के प्राइस में, और अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस वाला भी जो पार्ट है वो भी आपके 50 मार्क्स का है, और यहाँ से आप जितने ज्यादा नंबर स्कोर कर पाते हो, अबाउट 25 आपके लिए जो नंबर आप स्कोर कर रहे हैं बोनस है, जितना ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सकेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं कि सिलेक्शन के, और वो आपके हो सकते हैं बाई सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने से आपको कुछ चीजों का आइडिया हो जाता है, जैसे कि आपको क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपके एग्जाम का लेवल है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कौन से टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देता है, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो हमारा एमपी की टीसीएल के अंदर हमारा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर वैकेंसी सारी ए और जी की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। इसके अंदर हम आपको गेट में एक बहुत ही शानदार कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइस ऑफ 99 रुपीज प्लस जीएसटी, जिसके अंदर हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट एग्जाम का कवरेज आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज है हमारा, इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 1 ईयर की कोर्स की वैलिडिटी है और रिकॉर्डेड लाइफ कोर्स है हमारा। ठीक है, ये चीजें आपको गेट ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आप यूपीसीएल जेई की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट अकेडमी के पास 999 रुपीज आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट एग्जाम्स हो गए जिनके लिए आपको अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि गेट अकेडमी ऐप में इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सब वहाँ मौजूद है, आप जाके वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टॉपिक जो एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ग्रेट कोर्स। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला कितने के बराबर है? 1 वेबर पर एमएम स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला कितना होता है? और ये टेस्ला जो है ये यूनिट किसकी है? तो टेस्ला हमारी यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको कि आप बी से डिनोट करते हो, इसका यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट रहता है कि भाई कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। ये तो बात हुई कहाँ भाई, अगर आप किसमें बात कर रहे हो? एसआई यूनिट की बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट है। बट वही चीज अगर मैं आपसे सीजीएस में बात करूँ, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो है इसकी वो क्या है? अब आपका कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई 1 टेस्ला कितना गॉस के बराबर होता है? तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power of -4 टेस्ला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ठीक है, ऐसा यूनिट में तो यूनिट ये है हमारी, बट सीजीएस में क्या है? तो सीजीएस में हमको मिला है क्या? गॉस। और गॉस क्या है? एक गॉस कितना टेस्ला के बराबर होता है? 10 to the power -4 टाइम्स ऑफ टेस्ला के इक्वल है। फेयर। तो हमारा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये किसके एनालॉगस है इन मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा वो क्या है? करंट के एनालॉगस होता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ क्या होता है हमारा? एमएमएफ होता है। ईएमएफ एमएमएफ होता है।
मोस्टली ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, वो आती है हमारी परमिएबिलिटी में। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी क्या है हमारी यहाँ पे, बेसिकली ये है कंडक्टिविटी। परमिएबिलिटी दैट इज कंडक्टिविटी। फिर परमियंस, ये क्या है हमारा कंडक्टेंस। कंफ्यूजन इसी में होता है, इस वजह से जो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो मैं चीजें आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। Then next is permeance, reluctance. Reluctance is your resistance. तो ये जो अपने इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मैंने बताया। परमियंस, परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, रिलक्टिविटी, सब चीजों के आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हम लोग इसी पर जवाब दे दिए कि भाई जो फ्लक्स होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वो करंट के एनालॉगस है। और नेक्स्ट यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए वॉट, ऑप्शन नंबर बी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन, और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, ये होती है ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। वॉट तो आप लोग जान रहे हो किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है हमारी कैंडेला। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट टर्म इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस, ये इसकी यूनिट है लक्स। और ये क्या होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या है, ल्यूमेन है। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछता तो हम कैंडेला आंसर करते, और इल्यूमिनेंस पूछता हमसे इल्यूमिनेंस क्या है, तो इल्यूमिनेंस के लिए हमारा आंसर होता है लक्स या ल्यूमेन पर मीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय पे एथोड, एनोड, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये आई थिंक हम लोग ने लगभग इससे पे क्वेश्चन और सॉल्व किया, जिसका हम लोग ने बात किया था, फैराडेज लॉ जो था हमारा, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लग रहा है हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बिकॉज मुझे क्या है, सेलेक्ट करते करते मुझे देते जाते हैं, कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। आई थिंक वो हम लोग ने 500 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, 5-10 हो जाएंगे। इन अ लेड एसिड बैटरी द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी, किसी लेड एसिड बैटरी के अंदर जो उसके इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है जो इक्वल टू द प्लेट, प्लेट के बराबर होना चाहिए, बिलो द लेवल ऑफ प्लेट, प्लेट के लेवल से नीचे, या अबव द लेवल ऑफ प्लेट। तो आंसर क्या है हमारा कि भाई प्लेट के जो लेवल है, प्लेट के लेवल से हमारा क्या रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, लेड एसिड बैटरी। अब लेड एसिड बैटरीज की हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो
पॉजिटिव प्लेट हमारी किसकी बनी रहती है, लेड ऑक्साइड की, और नेगेटिव प्लेट हमारी पास किसकी है, लेड की। ठीक है, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है, तो ये होता है डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रोलाइट तो हम लोग ने बात किया ही हुआ है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारे पास। और एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है एक लेड एसिड बैटरी की, 1 ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आप लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस का लेवल इतना होना चाहिए, और उससे रिलेटेड ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is incorrect about lead acid batteries? कौन सा इसमें से दिया गया स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है फॉर लेड एसिड बैटरी। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है यार। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहता है, वीक सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। देन व्हेन फुल्ली चार्ज बोथ ऑफ द प्लेट्स बिकम लेड पर ऑक्साइड। ठीक है, हम लोगों ने भी बात किया था कि पॉजिटिव प्लेट हमारा PbO2 लेड पर ऑक्साइड बन जाता है रहता है, नेगेटिव प्लेट हमारा लेड रहता है। ठीक, द नंबर ऑफ प्लेट इज ऑलवेज ऑड, नंबर ऑफ प्लेट हमारा क्या रहता है, ऑलवेज ऑड रहता है। ठीक, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट से ज्यादा रहता है हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव प्लेट इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जितने भी आपके नंबर ऑफ प्लेट्स रहेंगे, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही अगर नेगेटिव होते हैं तो आपके इवन नंबर्स में रहते प्लेट, बट नहीं है क्यों, बिकॉज एक नेगेटिव प्लेट ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव प्लेट, तो ऑड है। और हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। बट हम लोग ने बात किया था कि लेड पर ऑक्साइड जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट था हमारा, वो क्या होता है, PbO2 होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जो हमारा नेगेटिव प्लेट रहता है वो क्या रहता है, लेड रहता है। तो इसको कहने का मतलब है कि दोनों लेड पर ऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि गलत है, और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही पॉइंट आउट करना था। तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है भाई, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बैटरी वैटरीज पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक, काफी सारे ला दिए हूँ यार, लग रहा है बैटरी क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about the lead acid batteries? So it delivers current as soon as its component are put together. तो कहने का मतलब है जैसे ही आप लेड एसिड बैटरीज के वो प्लेट लगाए, प्लेट डाले, क्या टर्मिनल लगाए, इलेक्ट्रोलाइट डाले, तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, आपके करंट डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिलीवरिंग करंट। तो जैसे जैसे आप करंट को डिलीवर करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो रही है, तो आपकी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, बात करते हैं इस पे। नेक्स्ट इज इट डज नॉट डिलीवर करंट on putting its component together until it is supplied electrical energy from external source। ठीक, तो ये कह रहा है कि ठीक है भाई, लेकिन जैसे ही आप सब असेंबली लगा दोगे, बैटरी बना दोगे, बट जब तक आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं दोगे, तब तक वो क्या करनी करेगा, तब तक वो वर्क नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड लास्ट इज द लेड हैज पॉजिटिव, इट हैज लेड एज पॉजिटिव प्लेट। ठीक, तो ये हमारे पास है, इसमें से कौन सा सही है ये हमको यहाँ पे पॉइंट आउट करना। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो हम लोग ने बात किया था कि अभी लेड जो है हमारा Pb, ये क्या होता है, ये नेगेटिव प्लेट रहता है, हमको करेक्ट बताना है। दिस मीन्स दैट दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 तो हमको सही नहीं लग रहा है, बिकॉज आप जैसे ही कंपोनेंट्स को एक साथ रखोगे पुट टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, या फिर उसको चार्ज किए, जो भी चीज है,
वो वहां पे वर्क नहीं करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो रॉन्ग। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द डिलीवरिंग करंट, जैसे जैसे आप करंट को डिलीवर करोगे, बट उस समय होता यूं है कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जैसे ही आप चार्ज करना स्टार्ट करते हो अपने बैटरी को तो उसकी डेंसिटी फिर इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉजिकली भी सही लग रहा है, और अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम भी पढ़ेगा तो भी उसको ये एकदम सही लगेगा कि भाई आप जैसे ही बैटरी के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ रखते हो, वो तुरंत के तुरंत आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप उसमें एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करो। वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या करती है, वो उसको चार्ज करती है ना, जो इनिशियल जो चार्जिंग रहता है वो उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, आफ्टर दैट वो वर्क करेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? So question number 22, option number C is the correct answer. Next, dis during discharging of lead acid cells, lead acid cells की अगर मैं बात करें, the terminal voltage decreases with the decrease in, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो घटते जाता है, ठीक है, किसके साथ में, जो आपका डिस्चार्ज रेट है उसके साथ। इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन इम्प्योरिटी इन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट की जो बैटरीज रहती है उसके अंदर पाई जाने वाली जो कॉमन इम्प्योरिटी वो कौन सी है? पहला कह रहा है डस्ट पार्टिकल्स, सेकंड इज आयरन, थर्ड इज लेड क्रिस्टल्स, एंड फोर्थ इज सोडियम क्लोराइड। तो जो मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटी है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वो आपको क्या देखने को मिलता है? आयरन देखने को ना। कुछ स्टैटिक में बताया ना आपको, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके लिए मैं ले आया हूँ, ठीक। अब इनके लिए जो अगर आप थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा वहां पे, कंटेंट मिलेगा फॉर योर एग्जाम। बट अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके लिए एक एनफ नॉलेज हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे एग्जाम में, क्योंकि इतना 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 वही आपके पास सिर्फ एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो है नहीं, आपके पास के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट अपना अपना एक डेप्थ रखता है, हर वहाँ पे अपने टॉपिक्स हैं, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। तो आपको कितना पढ़ना है, क्या चीज़ को ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, ये सब चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी वाला जो पार्ट है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से हर बार ही क्वेश्चन आए, बट जब भी आते हैं तो क्वेश्चंस बेसिक्स रहते हैं, ठीक है, और वो बेसिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उससे और रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीजें मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है, तो जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल रिजल्ट्स इन, इस सेल के अंदर जो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है तो क्या होता है? रिड्यूस्ड गैसिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, तो जो गैसिंग मींस जो डिस्चार्ज ऑफ गैसेस रहता है वो कम हो जाता है। एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ जाता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो भाई आप जो आपके घर में जैसे कि आपकी बैटरी रहती है ना, गाड़ियों के अंदर भी अपनी बैटरी रहती है, बोलते हैं ना यार बैटरी आपकी शॉर्ट हो गई तो आपका डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया मतलब क्या? हम लोग ने अभी अभी बात किया था कि भाई जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो हमारी बैटरी का जो डेंसिटी है वो क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या हो जाती है, वो कम होती है। यहाँ ऑप्शन में दिया था बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे इलेक्ट्रोलाइट की वो बढ़ कम हो जाएगी, ये सही है, ठीक। और बैटरी जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो बैटरीज में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है ना, टेम्परेचर बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है ड्यूरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ पीरियड, और करंट जहाँ भी फ्लो होगी भाई वहाँ पे हीटिंग होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज तो होगा ही होगा। और रिड्यूस गैसिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, तो ये जब आप इसके लिए इक्वेशन वगैरह लिखोगे तो आपको वहां पे समझ आएगा कि चार्जिंग के टाइम पे आपकी जो गैसिंग है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ a fully charged lead acid battery cannot be asserted by, कि आपका जो लेड एसिड बैटरी है उसकी वो फुली चार्ज हुई है नहीं हुई है, आप ये क्या चीज देख के नहीं बता सकते? कैन नॉट बी असर्टेन्ड बाई गैसिंग, वोल्टेज, कलर ऑफ इलेक्ट्रोड और कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
तो भाई वोल्टेज कितना मिला है ये तो आप जैसे ही चेक करोगे आपको चल जाएगा कि आपका बैटरी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। आपके इलेक्ट्रोड का कलर मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है वो PbO2 रहता है और वो डार्क ब्राउन टाइप का नजर आता है। ठीक है, गैसिंग आपकी मैंने बताई कि आप जो भी जब आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज करोगे एट दैट टाइम जो गैसिंग रहती है उसका रेट अलग रहता है ना। फुल्ली चार्ज जाएगा तो कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो भी है। तो कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द पैरामीटर जिसको आप देख के ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 27। The circuit have same properties as in either direction is known as। ऐसे सर्किट्स जिसके सेम प्रॉपर्टी हो, चाहे आप इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो चाहे आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। अब ऐसा सर्किट्स मतलब सर्किट्स बेसिकली कोई सर्किट कैसी है वो उसके किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या एलिमेंट्स का यूज हुआ है। अब एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, है ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स जो भी है हमारे। ठीक, फिर बीजेटी है, पीएन जंक्शन डायोड है, बीजेटीज वगैरह हैं, एफईटी वगैरह हैं, तो सब चीजें हैं हमारी, है ना। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि चाहे आप इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराइए चाहे इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराइए, ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्या करेंगे, इनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये हमको कहते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। और ये कौन कौन से हैं, ये आर है, ये एल है, ये सी है। तो आर एल सी जो है हमारा, ये क्या है, हमारे बाइलेटरल एलिमेंट्स है। दिस मीन्स दैट करंट का डायरेक्शन चाहे ए से बी टुवर्ड्स द पॉइंट ए से बी की ओर करंट का डायरेक्शन हो तो भी ये रेजिस्टेंस आर ही शो करेगा। और अगर बी से ए की ओर भी करंट का डायरेक्शन है तो भी ये रेजिस्टेंस आर ही शो करेगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं एक डायोड की, ठीक है, तो ये यूनिलैटरल होता है। मतलब ए से बी अगर मैं जा रहा हूँ, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है, ठीक है, तो ए से बी जा रहा हूँ और ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट फ्लो होगी और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कम शो करेगा। ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैं वही चीज इसके अपोजिट डायरेक्शन बी टू ए करंट को फ्लो कराऊंगा तो उस सिचुएशन में ये रिवर्स बायस कंडीशन भी बात आ रही है। इस समय आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे करंट जो है ये नॉर्मली ज्यादा फ्लो होगी और अपोजिट डायरेक्शन में दैट मींस दैट बी टू ए ये कम होगी। तो ये टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये होते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, मींस करंट के जो डायरेक्शन है, जो उसका फ्लो है, एक डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरे डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और ये दोनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये हमारे होते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। तो ऐसे सर्किट जिसमें एक या एक से अधिक ईएमएफ का सोर्स हो वो सर्किट क्या रहती है हमारी, कौन सी सर्किट है, पैसिव है, एक्टिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। अब सर्किट लीनियर या नॉन लीनियर है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के एलिमेंट्स हम लोग ने उसमें यूज किए हैं। लीनियर एलिमेंट यूज किया है, नॉन लीनियर एलिमेंट का यूज किया है। लीनियर एलिमेंट देन अगेन आर एल सी आर द लीनियर एलिमेंट। ठीक है, और नॉन लीनियर एलिमेंट वही हमारा बीजेटी, फेट ट्रांजिस्टर, फेट मॉसफेट, है ना, ये सब चीजें। और अगर हमारे पास ईएमएफ है तो इसको हम कहेंगे कैसा है ये नेटवर्क, ये हमारा है एक्टिव नेटवर्क। ये क्या नेटवर्क कहलाएगा, एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। अगर वही कोई सर्किट ऐसी है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं है तो वो हमारा वो पैसिव नेटवर्क कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इज योर, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल इज 2 जूल्स। ठीक है भाई, एनर्जी आपने स्टोर कर ली। When a current of 0.2 एम्पियर is established in it, जब 0.2 एम्पियर की करंट उसमें एस्टेब्लिश हुई तब उसने कितनी एनर्जी स्टोर की। सेल्फ इंडक्टेंस हमको निकालना है।
तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, energy that is 2 joules is equal to half into L into I square, 0.2 का स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल करने वाला था यार। L इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 टू द 4, लेकिन 0.04, ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 100। आंसर आ रहा है हमारे पास क्या, दैट इज योर 100 एम्पियर आवर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स काफी सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ। परमानेंट मैग्नेट्स जो आपके रहते हैं ये नॉर्मली कौन से मटेरियल से बनाए हुए रहते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट और एक होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम चाहते हैं वो ऐसा रहे कि जब मैं उसमें करंट फ्लो कराऊं या एक्सटर्नली कुछ उसको एनर्जी प्रोवाइड कराऊं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करे, और जैसे ही मैं उसको बंद करूं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव ना करे। ठीक है, ऐसे में हम चाहते हैं कि वो बहुत इजीली क्या हो, मैग्नेटाइज हो, और बहुत ही इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो। ठीक है, इजी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इजी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। अगर मैं वहीं पे बात करूं एक परमानेंट मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की, तो एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसको हम लोग अपने घर में जो खेलने मिलने के लिए यूज करते हैं, उस मैग्नेट की बात करें तो वो एक बार जो मैग्नेटाइज हो गया तो वो क्या करना चाहिए, उसको रिटेन होना चाहिए, उसके अंदर रिटेंशन पावर, उसकी कोएर्सिविटी, उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइज, नॉन इजली मैग्नेटाइज एंड नॉट इजली डीमैग्नेटाइज, ऐसा होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट कहाँ और क्या मटेरियल के बने रहते हैं, तो ये अल्निको एलॉयज जो रहते हैं इनके हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। बाकी जो हमारा कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, पिग आयरन हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम तो ऐसे ऐसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कास्ट आयरन, रॉट आयरन जो है हमारा, ये हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, और ये काफी अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। हम लोग ने अपने आज के 15 क्वेश्चंस देखे हैं, और आज का लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ने काफी अराउंड लगभग 150-200 के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो कर ही लिए हैं। ठीक है, कितने लेक्चर हो गए, 10-12 करीब हो गए, 12, और हर लेक्चर में मैं 15-20 मान लेता हूँ। हाँ, 150 क्वेश्चन तो आपके लगभग हो गए हैं, मान लीजिए 150 से 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और आगे भी इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाएंगे। और बिफोर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से अपने डिफरेंट कोर्सेज जो गेट एकेडमी की ऐप में अवेलेबल हैं और वेबसाइट में अवेलेबल हैं उसको आपको जल्दी से बता दूं। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे बेस्ट हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, दैट इज ऑल स्टेट एईजी कोर्स। ये हम आपको सभी जो हमारी एईजी के एग्जाम होते हैं या पीएसयू के एग्जाम होते हैं उसमें प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाला है। ये आपको कंप्लीट कोर्स का कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो टेक्निकल की बात करें, चाहे आप नॉन टेक्निकल की बात करें, चाहे आपके कोई भी एग्जाम को सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2, हर चीजें यहाँ पे कवर आपको मिल जाएंगी, है ना। और प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है, 777 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको 365 डेज की वैलिडिटी के साथ में, मतलब पर डे आपको 2 रुपए भी नहीं पड़ रहा है ये। ठीक, तो उतनी वैलिडिटी के साथ में आपको ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल स्टेट एईजी का कोर्स, है ना। सिमिलरली आपको अगर आप एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एसएससी जेई के एग्जाम में क्या जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है एट अ प्राइस ऑफ 777 रुपीज फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 365 डेज, जिसके अंदर आपका टेक्निकल का जो पार्ट है और नॉन टेक्निकल का पार्ट है कंप्लीट आपको कवर कराया जाएगा। टेक्निकल के भी जो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सीबीटी 1, सीबीटी 2, वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करेंगे।
देन अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेई 2025 जिसका एग्जाम को नोटिफिकेशन कुछ समय में आपको देखने को मिल जाएगा, एट द एंड ऑफ ईयर तक आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट कोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड ऑफ द एस्पिरेंट्स। लोगों का कहना, बच्चों का कहना था कि सर हमारा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, हमको केवल नॉन टेक आप बता दीजिए, बिकॉज नॉन टेक जो आपका हम यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो वो नॉन टेक पे जो तैयारी करा रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं यार किसी नॉन टेक एग्जाम के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, है ना, आपका एनटी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, बट वो नॉन टेक एग्जाम है, तो वहाँ पे जो डोमेन है, जो मेन चीज है वो आपके नॉन टेक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन उस लेवल के और क्वेश्चंस वैसे पूछे जाएंगे आपसे, बट ये एक टेक्निकल एग्जाम है जहाँ पे कि आपका नॉन टेक एक सेकेंडरी पार्ट है, तो वो किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है वो आपको यहाँ पे हम लोग बताएंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, क्या छोड़नी है, ये सब चीज़ें आपकी सीबीटी 1 जो हमारा है इसके अंदर नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो कंप्लीट कराया जा रहा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। आफ्टर दैट आपका जो सीबीटी 2 वाला पार्ट है जिसके अंदर आपका ऑल्दो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट आता है, बट जो हम आपको सीबीटी 2 का जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये केवल टेक्निकल वाला पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो सीबीटी 2 के अंदर आने वाले जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे सिविल चाहे मैकेनिकल, जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है कंप्लीट आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। इसके भी जो कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज रखा गया है फॉर वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। और आपका जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, एक ऐसा एस्पिरेंट है जो आपको स्क्रैच से फ्रॉम द स्टार्ट आपको स्टार्ट करने का मतलब लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ गलती हो रही है, मुझे शुरुआत से देखनी चाहिए चीज़ों को, तो आप हमारा एक कंप्लीट सिलेबस वाला जो कवरेज है, कोर्स है, उसको आप बाई कर सकते हो। ठीक है। आपका जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर एई और जेई की काफी सारी वैकेंसी आई हुई है, तो गेट अकेडमी आप सभी के लिए 999 रुपीज के प्राइस के अंदर एई और जेई की जो एक सिंगल कोर्स के अंदर आप दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एई की प्रिपरेशन करनी है, तो आप एई की प्रिपरेशन अपनी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके लिए वहाँ पे जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल है। सिमिलरली आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जेई का करना, तो आपके लिए जेई एग्जाम के लिए भी यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो अवेलेबल है। ठीक है। आपका कंप्लीट यहाँ पे कंटेंट आपको सिलेबस का कवरेज मिल जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कराई जाएंगी। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल आपका सब ये रहेगा लैंग्वेज, और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगर आप यूपीपीसीएल जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 999 रुपीज के प्राइस पे करके आप गेट अकेडमी के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और गेट एकेडमी ने काफ़ी सारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे ई बुक्स लॉन्च किए हुए हैं, जो कि आपके ना केवल एसएससी जेई एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये आपके आरआरबी जेई एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल वाले पार्ट की बात कर रहे हो या आप कोई भी एई और जेई एग्जाम की बात करेंगे, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ये जो है ये एकदम बेसिक्स है, ये आपको चीज़ें आनी ही चाहिए जो आपके एसएससी जेई में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आजकल अच्छे क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो वो सब चीज़ों को अगर आपको करना है तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, और वो पीवाईक्यूज ना केवल अगर आपको एसएससी जेई एग्जाम में एक्सेल करना है, आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो ना केवल आपको टेक्निकल वाले पार्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से करनी होगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में, तो आप इसको गेट अकेडमी की ऐप से या गेट अकेडमी डॉट शॉप की वेबसाइट से बाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस आए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।